दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, देखो परसेंटेज कंपोजिशन, पहला वाला पार्ट सॉल्यूट का होता है, दूसरा सॉल्वेंट का, पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। अगर यूनिट सेम है, यहीं से समझ लो, यूनिट सेम है, दोनों वेट वेट हैं, तो अगर ये पहला अमाउंट जितना भी होगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे, और अगर यूनिट अलग अलग है तो पहला अमाउंट जो भी होगा दूसरा वाला चीज अमाउंट पूरे का पूरा रहेगा, बस इतनी सी बात है। वेट वेट दोनों यूनिट सेम हो गए, पहला अमाउंट जो गिवन होगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, तो वेट वेट परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट इन यूनिट सेम है, 100 में से माइनस कर दिया 90 ग्राम सॉल्वेंट। वेट वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, यूनिट अलग अलग है, पहली वाली चीज रिप्रेजेंट करते जो गिवन अमाउंट है वो सॉल्यूट के लिए, तो क्या हो गया ये 10% वेट वॉल्यूम का मतलब है 10 ग्राम। अब वेट पहले वाली चीज वेट में है तो यूनिट सॉल्यूट का है, सॉल्यूट ग्राम में आ गया, 10 ग्राम सॉल्यूट इन, अब क्योंकि यूनिट अलग अलग है तो 100 पूरा ही रहेगा, 100 ml सॉल्वेंट। 100 में से माइनस कब करते हैं, जब यूनिट सेम होते हैं। अब इसमें पहला अमाउंट जो गिवन है वो किसका, वॉल्यूम है, वो सॉल्यूट के लिए, तो वॉल्यूम 10 ml सॉल्यूट इन, दूसरी वाली चीज वेट सॉल्वेंट में, लेकिन क्योंकि यूनिट अलग अलग है इसलिए हम पूरा 100 का 100 रखेंगे, 100 ग्राम सॉल्वेंट। वेट वेट परसेंटेज कंपोजिशन, तो 10% वेट वेट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, अब यूनिट सेम है तो 10 ml सॉल्यूट इन, अब यूनिट सेम है, जैसे कि यहां भी सेम था तो 100 में से माइनस कर देंगे, लेकिन यूनिट क्योंकि वॉल्यूम में इसलिए 90 ml सॉल्वेंट। इतनी आसान सी बात है बच्चों, आसान हो गया बच्चों। लाइबा जावेद 2560 नम्स का जो आया है, अगर आप ग्रुप को फॉलो कर रही हैं तो उसमें मैंने पोस्ट किया है, लिखा हुआ भी है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रुप को देखते हैं, फॉलो करते हैं आप लोग। 2560 लाइबा जावेद नम्स का जो आया है वो उसमें लिखा हुआ है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने पहले भी बताया था। कितने बच्चों ने तो अप्लाई भी कर दिया। ग्रुप को फॉलो किया करें, हर पोस्ट को पढ़ा करें, आपके फायदे की चीजें होती हैं। तो फिर क्या पूछना चाह रहे हो? बेटा उसी के थ्रू आप आर्मी मेडिकल कॉलेज, नाम्स यूनिवर्सिटी है, उसी के थ्रू आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। ये समझ में आ गया, मिटा दूं? ये समझ में आ गया, मिटा दूं? जी ऐसा ही है बेटा। अच्छा बेटा कर दूंगा मैं, 2421 कर दूंगा मैं, 2421 कर दूंगा मैं। ये तो ये मिटा दूं, ये मिटा दूं? पहले मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद जो चीज रह गई है मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है भाई। एक छोटी सी बात रह गई, मोल फ्रैक्शन, और चैप्टर कंप्लीट है। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन 1 कह लो या एग्जाम्पल 1 कह लो। किसी का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ए के 1, बी के 2, सी के 3, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 1 कह लो, एग्जाम्पल 1 कह लो। ए के मोल गिवन है 1, बी के 2, सी के 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 6। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 6। ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, टोटल मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स 6। अब मैं कह रहा हूं ए का मोल फ्रैक्शन निकालो। पहले तो मोल्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 हो गए। अब ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 6। बी का निकालो, कैसे निकलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 6। सी का निकालो, कैसे निकलेगा? 3 डिवाइडेड बाय 6। और जब आप इसको सॉल्व करके लाओगे बच्चों, तो जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन होगा तीनों का, जो वैल्यू आएगी यहां पे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी यहां पे, जब सम निकालोगे तो सम इज इक्वल्स टू 0.999, यानी राउंड आउट टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1।
ए स्टूडेंट की वैल्यू 1, बी स्टूडेंट की वैल्यू 2, सी स्टूडेंट की वैल्यू 3, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 6। अब ए स्टूडेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसकी अपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1 डिवाइड बाय 6, बी का निकालना है 2 डिवाइड बाय 6, 3 का निकालना है, सी का निकालना है 3 डिवाइड बाय 6। जब इसको सॉल्व करके लाओगे तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू 1, 0.999 इक्वल्स टू 1 आता है। ओके, एक मेथड मोल फ्रैक्शन निकालने का ये होता है, मोल गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड जिसमें सपोज आपको ए का मोल फ्रैक्शन गिवन है कितना 0.2, कह रहे बी का मोल फ्रैक्शन निकालें, सी का गिवन है 0.3। ए का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2, सी का गिवन है 0.3, कह रहे हैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालें। तो कैसे निकालेंगे बी का मोल फ्रैक्शन? बी का मोल फ्रैक्शन निकलेगा 1 माइनस, क्योंकि हमेशा सम इज 1 माइनस ए प्लस सी, यानी 1 माइनस 0.2 प्लस 0.3 मिला दोगे तो क्या जवाब आ गया? बी का 0.5 आ गया, क्योंकि हमेशा सम 1 होता है। जो 2 का गिवन है तीसरे का निकालना है, तो 2 को ऐड करके 1 में से माइनस कर दोगे, दूसरे का निकल रहा है, तीसरे का निकल आएगा। तो ये 2 सैंपल क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन के, आसान है। बेटा 1 ग्राम है, दूसरा ml में लिया है, 1 किलोग्राम में लोगे, दूसरा डीएम क्यूब में लोगे, या 1 किलोग्राम में लोगे, दूसरा लीटर में लोगे। क्योंकि हमने ग्राम लिया था इसलिए उसका ग्राम का इक्विवेलेंट होता है ml, मरियम 2536, इसलिए जी। सेकंड क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन गिवन था 0.2, इसका 0.3, और कह रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें। और क्योंकि हमें पता है सम इज ऑलवेज 1 आता है, तो 2 को ऐड कर दिया, दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया, तो सी बी का मोल फ्रैक्शन निकल आया। पहले वाले क्वेश्चन में बेटा मोल्स गिवन थे, ए का 1 मोल, बी का 2 मोल, सी का 3 मोल, तीनों ऐड करके टोटल मोल्स बने 6। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ए का निकालना हो तो ए की वैल्यू ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, बी की वैल्यू ऊपर 2, 1/6, 2/6, इसकी वैल्यू 3/6। अब सम जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे, 1/6 करोगे, 2/6 करोगे, 3/6 करोगे, जो सम करोगे तो सम जो आएगा 0.999 यानी इक्वल्स टू 1, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इतनी आसान सी बात है बच्चों, कौन सी रॉकेट साइंस है बच्चों। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है, अब आप इसको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया ये? बेटा मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.2, 0.3, मैंने कहा सम इज 1, तो 1 क्या करेंगे? बी का निकालने के लिए टोटल उन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि सम इज ऑलवेज 1। तो माइनस 0.2, 0.3, 0.5 हुआ, 1 माइनस 0.5, बी का वैल्यू क्या आ गई मोल फ्रैक्शन की? 0.5। जी चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, जिस दिन मैंने ऑक्सीडेशन नंबर वाली क्लास ली थी, छोड़ जिस दिन मैंने, छोड़ दिया आप उसको भी फिलहाल छोड़ दो। जिस दिन मैंने ऑक्सीडेशन नंबर वाली क्लास ली थी उस दिन काफी बच्चे एब्सेंट थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं। बारिश वाले दिन क्लास हुई थी, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट में रिव्यू कर दे रहा हूं, बाकी बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? फॉर्मल और अपेरेंट चार्ज। फॉर्मल या अपेरेंट चार्ज को कहते हैं, फर्जी चार्ज को कहते हैं इन एन एटम, इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। पूरी डेफिनेशन क्या है? फॉर्मल और अपेरेंट चार्ज इन एन एटम, इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है,
अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं वैलेंसी की मदद से तो हम कहेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवेंथ ए ग्रुप, एट ग्रुप। तो इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है, इस पे +4, -4, -3, -2, -1, 0। इस तरह वैल्यूज ग्रुप में असाइन कर दें आप, ग्रुप वाइज वैल्यूज असाइन कर दें ग्रुप में, प्रोडक्ट टेबल में। फिर हम हाइड्रोजन के लिए कहते हैं कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से मिलेगा तो हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, और हाइड्रोजन जब मेटल से मिलेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नॉन मेटल से मिलेगा हाइड्रोजन +1 हो जाएगा, मेटल से मिलेगा तो हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट बात वो है ऑक्साइड से रिलेटेड, कि ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -½ होती है। इसकी एग्जांपल H2O है, इसकी एग्जांपल H2O2 है, और इसकी एग्जांपल KO2 है। बच्चों ये टॉपिक मैं रिवीजन करा रहा हूं, कोई मिस करेगा तो वो रिवीजन क्लास में लेगा। मुझे अगले चैप्टर पे भी जाना है, मैं समझा जरूर दे रहा हूं, लेकिन अगर मिस होगा तो आप लोगों ने रिवीजन क्लास में कवर करना है। देखो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से मिलता है तो +1 होता है, एक हाइड्रोजन +1, दो पे +2, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया माइनस, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीजन पे क्या है कि ये न्यूट्रल हो जाए। हाइड्रोजन एक पे +1, दो पे +2, ऑक्सीजन पे -2, जब भी तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा, तो -2 वाली ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड, वाटर इज नॉर्मल ऑक्साइड। पर ऑक्साइड पे आ जाओ, H2O2, अभी बात हुई नॉन मेटल से मिलेगा तो +1 होता है, तो हाइड्रोजन एक +1, दो पे +2, तो ओवरऑल कितने चार्जेस आए कि इसके ऊपर माइनस, कितने चार्जेस आए कि ये चार्ज इक्वल हो जाए, तो -2 आएगा, जब भी तो न्यूट्रल होगा। लेकिन आप देखें दो पे -2 है, दो ऑक्सीजन पे -2 है, तो सिर्फ एक पे क्या आएगा, -1, तो -1 वाली ऑक्सीजन क्या होती है, पर ऑक्साइड होती है। इसी तरह से सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेशियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो इस पे +1 है, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है, तो इस पे क्या आएगा, -1, जब भी तो चार्जेस न्यूट्रल होंगे। दो पे -1 है, दो ऑक्सीजन पे -1 है, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, -½ तो दिस इज सुपर ऑक्साइड, -½ वाली। क्लियर, नोट करें जल्दी से यहां तक का। बेटा बैलेंसिंग नहीं आती, इतने बड़े बड़े नहीं आते क्वेश्चन बैलेंसिंग के, चार्जेस निकालना आना चाहिए बस। चार्जेस निकालने आने चाहिए बस, पूरी पूरी बैलेंस इक्वेशन करना नहीं आती, इतना बड़ा एमसीक्यू थोड़ी ना आता है, सिर्फ चार्जेस निकालने आने चाहिए बस। जवेरिया बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं करवा रहा हूं अभी, ये आया भी यहां तक हुआ। यहां तक क्लियर है? बेटा यही तो समझाया मैंने, एक हाइड्रोजन +1, दो पे +2, कितने चार्ज आए कि ये न्यूट्रल हो जाए, -2 आएगा, जब भी तो चार्ज इक्वल होगा, जब -2 आएगा चार्ज इक्वल हो गया, तो दो ऑक्सीजन पे -2 है, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, -1, तो -1 वाली ऑक्सीजन क्या है, पर ऑक्साइड, ये समझा रहा हूं। इसी तरह से यहां पे पोटेशियम +1, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो इस पे -1, दो पे -1 है, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, -½ तो -½ वाली क्या होती है, सुपर ऑक्साइड। यहां तक हो गया, आगे सुनो। KMnO4 कह रहे हैं Mn का चार्ज निकालो, KMnO4 में Mn का चार्ज निकालो। तो देखो भाई, एक तो मेथड इंटर वाला है, बच्चों की तरह से पूरा करो कि K + Mn + 4O = 0, और फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करो, तो ये काम जरा लंबा हो जाता है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पोटेशियम +1 होता है, मैग्नीज का चार्ज निकालना है,
ठीक है, मैग्नीज का चार्ज निकालना है तो ऑक्सीजन 1 -2 होती, 4 पर -8, पोटेशियम +1 1 ऑक्सीजन -2 4 पर -8। Mn पे कितना चार्ज आए कि ये चार्जेस इक्वल हो जाएं? बताओ, Mn पे कितना चार्ज आए? प्लस का 7, तो Mn क्या हो गया? प्लस का 7 हो गया, सीधा सा। सही है, +7 और +1 मिलके +8 हो जाएगा, और ये -8 ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। क्लियर? Cr2k K2Cr2O7 K2Cr2O7, एक पोटेशियम +1 2 पोटेशियम पे +2, एक ऑक्सीजन -2 7 पर -14। बताओ कि इसके ऊपर क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आए कि ये चार्जेस माइनस प्लस इक्वल हो जाए? क्या आने चाहिए? टोटल कितने आना चाहिए? +12, +2 में +12 करोगे तो +14 हो जाएगा, ये -14 इक्वल। तो 2 क्रोमियम पे +12 है, तो एक क्रोमियम पे क्या आया? +6 आया। सही है? अच्छा देखो, अगर चार्जेस इस तरह से दिए हुए होते, MnO4 -1 और कह रहे हैं Mn पे निकालो, कह रहे हैं Mn पे निकालो, अब क्या करोगे? डायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं ना, शॉर्टकट सीख रहे हैं। चार्जेस -1 है, एक ऑक्सीजन -2 4 पर कितना हुआ? -8, एक ऑक्सीजन -2 4 पर -8, -8 में से -1 हटा दो, कितना बचा? -8 में से जो भी चार्ज है वो हटा दो, माइनस कर दो, -8 में से -1 माइनस कर दो, क्या बचा? -7। तो इसका मतलब इस पे क्या आएगा? +7। आ रही बात समझ में? इसी तरह से इक्वेशन है Cr2O7 -2, तो एक ऑक्सीजन -2 7 पर -14, -14 में से -2 हटा दो, एक ऑक्सीजन -2 7 पर -14, -14 में से -2 हटा दो, क्या बचा? -12। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? इधर आ जाएगा +12, 2 पे +12 है तो एक पे क्या आएगा? +6। आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? अगर ये क्लियर है तो 2-3 क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू उस दिन करवाए थे वो भी सुन लें। मैंने पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, बताओ क्या होगा? +4 -4 0, नन ऑफ दीज। क्या होगा? +4 -4 0, none of these. The right answer is 0. कोई भी बता दे बेटा। 0, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड इज 0, याद रखना। ओके, फिर मैंने एक और क्वेश्चन कराया था FeCO6 में आयरन का बता दो। जो बच्चे अभी जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वो बता दें पहले। क्या आएगा आयरन के ऊपर FeCO6 में? जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वो बता दें पहले। 0 आएगा बच्चों, 0 आएगा। देखो क्योंकि ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड,
सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इस पे 0 तो इस पे भी 0। समझ में आ गई बात? कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो आयरन पे भी कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, लिगेंड्स पढ़ते हैं ना, तो ये 0 तो ये भी 0। इसी तरह से एक और कंपाउंड है CrCO5, यही था ना बच्चों, पिछली क्लास में बच्चों यही किया था ना हमने, या कुछ और किया था? मारिया यही किया था ना? फिर क्या किया था? ये भी किया था बेटा COCF। इसमें भी क्या आएगा? ये भी कार्बोनाइल है, तो ये भी 0 तो ये भी 0। इसमें थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, थोड़ी सी करेक्शन है। ये FeCO5 है और ये CrCO6 है। FeCO5 है, CrCO6 है, जवाब दोनों में 0 ही है। FeCO5 है, CrCO6 है। जी जी, ये मैंने सही कर दिया। FeCO5 है, CrCO6 है। ओके, अरीशा आरिफ, यू आर वेलकम। जी, बारिश कैसे मिस हो गई थी, मैंने पूरा 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 कर दिया। और एक क्वेश्चन एनटीएस का आया हुआ है, वो मैंने क्लास एंड होते होते करा दिया था। ठीक है, एनटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि Br इन Br2, Br2 के अंदर Br का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उस दिन क्लास पूरा मैंने पढ़ाया, एक चीज नहीं छोड़ी बच्चों। पिछले बच्चों से पूछ लें आप, पूरा मैंने पढ़ा दिया ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला। राइट आंसर इज 0। किसी भी फ्री एटम में Cl2, H2, Br2, ये 0 है, ओवरऑल इस पे 0 है, तो इस पे भी 0 ही आएगा, Br भी 0 ही होगा। अब तो समझ में आ गया इकरा जुल्फिकार? फ्री एलिमेंट, फ्री उसमें जो है 0 होता है, Cl2, O2, Br2, H2 0, तो उसके अंदर जो सिंगल होगा वो भी 0 होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने करवा दिया आप लोगों को। और बाकी बैलेंस इक्वेशन नहीं आती बच्चों, इतना बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे आएंगे एमसीक्यूज में? सिर्फ चार्जेस निकालने आने चाहिए। 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ चार्जेस निकालने का, कि बस लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में चार्जेस बता दें टोटल निकाल के। 2014 एनटीएस का क्वेश्चन देखना, उसमें चार्जेस पूछे में, बुक की इक्वेशन है, बुक की इक्वेशन में MnSO4 वाली जो इक्वेशन है वही वाली इक्वेशन पूछी हुई थी, और लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना था बस। देख लेना उसका जवाब, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, सिर्फ चार्जेस निकालना, पूरा नहीं आ सकता। बेटा जो मैंने करवा दी ना वही काफी है, वो प्रैक्टिस नहीं है। अब उसमें वैल्यूज चेंज करते रहो। मैंने 10% पे कराया है, आप उसको 15% कर दो, आप उसको 5% कर दो, यही पूछते हैं, और कुछ तो ना पूछते हैं। और 10% लिखा हुआ है, उसमें कोई चीज पुट कर दो, 10% NaCl, 10% NaCl वेट सोल्यूशन, तो आप उसको उस तरह से एमसीक्यू बना लो। 10% HCl वॉल्यूम सोल्यूशन, तो आप एमसीक्यू बन गया। वैल्यूज के साथ आपने वो चीज पुट कर दी, बस हो गया एमसीक्यू का, उस तरह बन जाता है। चलें जी बच्चों, जी मारिया बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं हर बच्चों को साथ लेकर चलूं। चलें जी, अब ये बताइए
नया चैप्टर क्या पढ़ना है? कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सारे बच्चे एक साथ जल्दी से बताओ। चैप्टर 2 पढ़ना है। चलो चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 8 हो गया? चैप्टर 8 हो गया था ना, चैप्टर 2 पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई चैप्टर नंबर 2, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, पहले हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ठीक है। तो हम कहेंगे जनरल प्रॉपर्टीज में कि जनरली गैसेज आर कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस होती हैं। टेस्टलेस होती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? प्रेशर। प्रेशर से पहले एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर, और हम फिर पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। बच्चों जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस भी पढ़ने से पहले जी बेटा मैं ग्राफ करवा दूंगा, वो पहले चैप्टर 8 पढ़ा दूं, चैप्टर 2 पढ़ा दूं, एंड में टाइम बचेगा तो मैं ग्राफ करा दूंगा, ठीक है जी बेटा। सही कह रही है सिद्रा आप, 1842। कोई भी न्यूट्रल होगा अलग अलग होगा तो वो O2 इज न्यूट्रल अलग है तो वो भी 0 है, Cl2 Br2 H2 सब 0 है। देखो भाई ये बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमने तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर की टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन एक कॉमन मैटर की टाइप एक और भी होती है, उसका नाम क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा मैटर की एक और कॉमन टाइप होती है जिसे हम नाम देते हैं, शाबाश सही बच्चे बता रहे हैं आप लोग, प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? व्हाट इज प्लाज्मा? इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द मैटर। व्हाट इज प्लाज्मा और कैसे हासिल होता है? बच्चों अपने कॉन्सेप्ट को जरा सा क्लियर करो, ठीक है। प्लाज्मा, पहली बात तो ये कुछ बच्चों के जहन में आता है ये ब्लड वाला प्लाज्मा है। नो, ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, ठीक है ना, ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, ये मैटर की टाइप प्लाज्मा है और ये गैसेस की आयनाइजेशन से हासिल होता है। कैसे हासिल होता है? गैस मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से हासिल होता है। प्लाज्मा इज द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैस, गैस मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से हासिल होता है। और इसमें चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस दोनों चार्जेस होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, ओवरऑल प्लस माइनस चार्जेस इक्वल होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ओके। और प्लाज्मा हमारे प्लैनेट में नेचुरली नहीं पाया जाता, नेचुरली नहीं पाया जाता, अदर प्लैनेट्स में पाया जाता है, ओके। अगर मैं एमसीक्यू पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग is most abundant in the universe? Solid, liquid, gas and plasma. Which of the following is most abundant in the universe? Which form of the matter is most abundant in the universe? सबसे ज्यादा यूनिवर्स में कौन सी फॉर्म मैटर की पाई जाती है? जो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, एमसीक्यू पूछा ना बच्चों। जो मैं सवाल करता हूं ना क्लास में वो एमसीक्यू ही तो होता है। सवाल का मतलब क्या है? एमसीक्यू है। अब उसको मैं एमसीक्यू बना के एमसीक्यू करूं बच्चों की तरह से, बता दिया वही खुद समझ जाए, टॉपिक क्लियर हो गया, एमसीक्यू कवर हो गया।
द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज प्लाज्मा। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में प्लाज्मा पाया जाता है, सबसे ज्यादा। दिस इज द आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैस। न्यूट्रल होता है, प्लस नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल होता है। और हमारे प्लैनेट में नहीं पाया जाता नेचुरली, अदर प्लैनेट्स में पाया जाता है नेचुरली। ठीक है, आसमानी बिजली चमकती है, उस वक्त भी ये बनते हैं, और सन वगैरह में भी पाया जाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, हमारे प्लैनेट में आर्टिफिशियल प्लाज्मा पाया जाता है। हमारे प्लैनेट में आर्टिफिशियल प्लाज्मा पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, नियॉन साइन का नाम सुना है, जो मार्केटिंग में पब्लिसिटी के लिए यूज होती हैं। नियॉन साइंस चमक रही होती हैं ऊपर, नियॉन साइंस पता है? नियॉन साइन बेटा जो मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं, चमकती हुई लाइट्स जो होती हैं, ट्यूब लाइट्स कह लो उसको, वो नियॉन साइंस कहलाते हैं। तो दे आर आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड प्लाज्मा, दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मा। समझा दिया तो अब तो समझ में आ गया ना कि क्या समझा रहा हूं। नियॉन साइन आर द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मा। गूगल करो, पिक्चर आ जाएगी नियॉन साइन, इतना आसान है, समझ में आ जाएगा कि क्या नियॉन साइन क्या होती है। जो पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए ट्यूबलाइट्स कलर्ड वाली यूज होती है, उनको कहते हैं नियॉन साइन। समझ में आ रही बात? इसके अलावा बच्चों, आपको पता है नई टेक्नोलॉजी की प्लाज्मा एलईडीज आई हैं, टीवीज होती हैं, टीवी कह लो, एलईडी कह लो। प्लाज्मा टीवी तो वो सबने नाम सुना है ना, प्लाज्मा टीवी का नाम तो सबने सुना हुआ है ना, एलईडी, एलसीडी। तो बस वो प्लाज्मा जो है वहां पे भी आर्टिफिशियली फंक्शन। लो, एक स्टूडेंट कह रही नहीं सुना हुआ, प्लाज्मा टीवी का नाम ही नहीं सुना हुआ। तो वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मा ही होता है बेटा, गैस आयनाइज फॉर्म में उसमें मौजूद होती है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मा ही होता है वो। ओके, क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से प्लाज्मा के लिए इतनी बातें काफी हैं। जी, नियॉन साइन में भी आर्टिफिशियली प्लाज्मा होता है। ओके, चलें जी आगे सुने। नाउ कम टू द गैसेस पार्ट। कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। जनरली गैसेस आर कलरलेस होती हैं, ओडोरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। ज्यादातर गैसेस का कोई कलर नहीं होता, कोई ओडोर यानी स्मेल नहीं होती, और कोई भी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, मेजॉरिटी गैसेस का कोई कलर नहीं होता, कोई ओडोर यानी स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। ओनली फ्यू गैसेस हैव सम कलर, लाइक ब्रोमीन गैस, लाइक आयोडीन गैस, आपको पता है उनके कलर। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर कलरलेस। इसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर ओडोरलेस, स्मेल लेस होती हैं, कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, कोई स्मेल नहीं होती। ओनली फ्यू गैसेस हैव सम स्मेल, लाइक पंजेंट स्मेल, लाइक रॉटन एग स्मेल। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर ओडोरलेस। इसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ गैसेस आर टेस्टलेस होती हैं, कोई टेस्ट नहीं होता गैसेस का। ठीक है, तो इन जनरल गैसेस आर कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। अच्छा, अब आ जाए जरा काम की बात पे। कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस आर हाईली एंड इजिली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली एंड इजिली कंप्रेसिबल। क्यों? बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से गैसेस को हम हाईली और इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। रीजन पूछ लें कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप कहोगे गैसेस में पाई जाती है। बिकॉज ऑफ द large intermolecular spaces, gases are highly and easily compressible. Okay, gases are highly and easily compressible because of the large intermolecular spaces. सुने भाई, एक एमसीक्यू आया हुआ है नम्स के पेपर में, आपके पेपर में भी आ सकता है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? साइंटिस्ट का नाम था जूल थॉमसन, उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? बड़े काम की बात है, सुनो भाई।
जो फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग होती है, ये वो जूल थॉमसन इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। रेफ्रिजरेटर और एसी की जो कूलिंग है, ठीक है, वो कूलिंग की जो वजह है वो ये जूल थॉमसन इफेक्ट है। फिनोमेना क्या होता है कि जब आप किसी भी हाईली कंप्रेस्ड गैस को, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर और एसी के अंदर आपने एक ब्लैक कलर की बॉडी देखी होगी, नाम होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर नाम ही इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, गैस उसके अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। कंप्रेस्ड फॉर्म गैस की ये नेचर होती है कि जब आप उसको सडन एक्सपेंशन अलाउ करते हैं, किसी भी हाईली कंप्रेस्ड गैस को जब आप सडन एक्सपेंशन अलाउ करते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इट्स सडनली अलाउड टू एक्सपेंड, जब किसी भी हाईली कंप्रेस्ड गैस को आप सडनली अलाउ करते हैं एक्सपेंशन, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जो एसी और रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर जो कूलिंग है, दिस इज बिकॉज ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। क्लियर, समझ में आई बात? जी मारिए, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा सुने पढ़ने वाले बच्चों, आपसे एक सवाल पूछ लूं कि हाईली कंप्रेस्ड गैस को आप सडन अलाउ करते हैं एक्सपेंशन, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। क्यों करती है, क्यों कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये बता दो मुझे, इसका जवाब बताओ, क्या आएगा जवाब? Highly compressed gas suddenly allowed to expand, it causes cooling effect. This phenomenon is called Joule Thomson effect. तो ये कूलिंग की वजह क्या है, क्यों हाईली कंप्रेस्ड गैस को आप अलाउ कर रहे हो एक्सपेंशन, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसकी वजह क्या है, कौन बताएगा? चलो भाई, मैं टाइम को सेव करते हुए जल्दी से बता देता हूं ताकि कम से कम आज ही हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है वो बता दिया मैंने, क्या है कि हाईली कंप्रेस्ड गैस को आपने अलाउ किया सडन एक्सपेंशन, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। ओके, वजह क्या है? एमसीक्यू में वजह पूछ ली, एक मरतबा तो डेफिनेशन पूछ लिया, अब अगली मरतबा वजह पूछ लेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट की वजह क्या होती है, क्यों कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली जब आप हाईली कंप्रेस्ड गैस रखते हो तो डेफिनेटली गैस के अंदर वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, ना होने के बराबर होती है, गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तकरीबन, लेकिन जब उसको आपने हाईली कंप्रेस किया तो समहाउ उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकती है। तो जब गैस को आपने सडन एक्सपेंशन अलाउ किया तो गैस को दूर दूर जाना है, तो उनको क्या करना होगा, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा। जब गैस हाईली कंप्रेस थी तो करीब करीब थी, समहाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। अब जब उसको अलाउ कर रहे हैं सडन एक्सपेंशन, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसको उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, जब तो दूर दूर जा सकती हैं। तो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लेंगी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगी, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी वर्क में यूटिलाइज हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गई बात? तो दूर जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वो एक्सपेंड करेंगे, तो उसके नतीजे में फाइनली क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से इतना काफी, और भी बात बहुत हो सकती है लेकिन इस टॉपिक पे, लेकिन फिलहाल इतना एमसीक्यू के लिए काफी है। नाउ कम टू द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। गैस की एक्सपेंशन कैसे होती है? सिंपल सी बात है, किसी भी गैस को कंटेनर में लें, दो सूरत हाल है, आप उसको ओपन कर दें, गैस एक्सपेंड कर जाएगी, यानी कि उसको ओपन एनवायरनमेंट दे दें, गैस एक्सपेंड कर जाएगी। गैस को जब भी स्पेस मिलेगा एक्सपेंड करेंगी। क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन नहीं होती, बहुत ही कम होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कंप्रेस क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कंप्रेस हो रही थी। एक्सपेंड क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इजिली एक्सपेंड करती हैं। जब भी गैस को आप स्पेस प्रोवाइड कर दें या आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, दोनों सूरतों में गैस तेजी से एक्सपेंड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेज आर हाईली एंड इजिली एक्सपेंडेबल। ओके, प्रेशर ऑफ द गैस को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? प्रेशर ऑफ द गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर ऑफ द गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर ऑफ द गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो गैसेस आपस में टकराती हैं, कोलिजन करती हैं, विद द वॉल ऑफ कंटेनर टकराती हैं। तो गैसेस आपस में कोलिजन करती हैं, फिर वॉल ऑफ कंटेनर पे जाके कोलिजन करती हैं और फोर्स लगाती हैं पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिसके नतीजे में गैस का प्रेशर जनरेट होता है। तो गैस का प्रेशर क्यों है? गैस के प्रेशर को डिफाइन भी इसी तरह करते हैं कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद ईच अदर, आपस में कोलिजन, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जब वॉल ऑफ कंटेनर से टकराती हैं तो वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगाती हैं पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो जो वो फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर गैस मॉलिक्यूल, उसकी वजह से गैस का प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान बात है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। बच्चों आज की क्लास के लिए डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन सुनो, एमसीक्यू भी आया हुआ है। आप लोग तो इसको टॉपिक को समझते हैं, कोई बात ही नहीं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस सब पता ही है। देखो ये जूल थॉमसन इफेक्ट का एमसीक्यू कवर किया हमने, अब एक और एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं। डिफ्यूजन इफ्यूजन में क्या फर्क होता है? डिफ्यूजन इफ्यूजन में क्या फर्क होता है? गैसेस डिफ्यूज भी करती हैं, इफ्यूज भी करती हैं बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से गैस में डिफ्यूजन भी होता है, इफ्यूजन भी होता है। दोनों में फर्क क्या है बस ये समझ लो। अगर मैं आपसे पूछूं टायर ट्यूब बर्स्ट हो गया, फट गया, टायर ट्यूब बर्स्ट हो गया, फट गया, तो बताओ डिफ्यूजन हुई या इफ्यूजन हुई? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डिफ्यूजन। बहुत से बच्चे कह रहे हैं इफ्यूजन है और कुछ बहुत से बच्चे कह रहे हैं डिफ्यूजन है। बच्चों टायर ट्यूब बर्स्ट हो गया, फट गया, तो मैं पूछ रहा हूं क्या प्रोसेस हुआ, डिफ्यूजन या इफ्यूजन? तो बच्चों ने कहा, कुछ ने इफ्यूजन और कुछ ने कहा डिफ्यूजन। अच्छा अब मैं पूछता हूं टायर ट्यूब लीक हो गया, बारीक सा पंचर हुआ, अब उसमें अब क्या है? अब क्लियर है? अगर पंचर हुआ है, बारीक सा सुराख हुआ है, इतना छोटा सा बारीक सा सुराख कि गैस मॉलिक्यूल एक के पीछे एक निकले, इतना छोटा सा बारीक सा सुराख कि गैस मॉलिक्यूल एक के पीछे एक निकले, एस्केप करें, उसको कहेंगे क्या हुआ? ये इफ्यूजन हुई। टायर ट्यूब बर्स्ट हो गया, फट गया ना, अब स्पेस बहुत ज्यादा थी तो सडन मिक्सिंग ऑफ द गैस हो गई, दिस इज सिंपली द डिफ्यूजन। लेकिन टायर ट्यूब लीकेज हुई है, बारीक सा पंचर है, इतना छोटा सा पंचर हुआ कि गैस मॉलिक्यूल एक के पीछे एक एस्केप कर रहे हैं, स्लो स्लो एस्केप कर रहे हैं, दिस इज इफ्यूजन। समझ में आई बात? जरा इफ्यूजन की डेफिनेशन लिखो, इफ्यूजन की पूरी डेफिनेशन लिखो। एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन, escape of gas molecule one by one from the tiny hole of molecular dimension. Escape of gas molecule one by one from the tiny hole of molecular dimension. लिख लिया सबने? Escape of gas molecule one by one from the tiny hole of molecular dimension.
escape of gas molecule one by one from the tiny hole of molecular dimension. लिख लिया? देखो भाई, ये मॉलिक्यूलर डायमेंशन क्या मतलब हुआ? जो वर्ड आपने लिखा मॉलिक्यूलर डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? बताओ, मॉलिक्यूलर डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? इसको मैं यूं कहूंगा, होल साइज इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर साइज. डायमेंशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर डायमेंशन का सुराख, इतना छोटा सुराख जिसका साइज बराबर है किसके सुराख, किससे? मॉलिक्यूल के साइज से. जब भी एक मॉलिक्यूल के पीछे एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, सुराख इतना बारीक हो कि एक मॉलिक्यूल के पीछे एक मॉलिक्यूल निकले. दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डायमेंशन. फ्रॉम द होल ऑफ अ मॉलिक्यूलर डायमेंशन, एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द होल ऑफ अ मॉलिक्यूलर डायमेंशन. यही डेफिनेशन लिखी ना? escape of the gas molecule one by one from the tiny hole of molecular dimension. समझ में आ गई बात? इतना छोटा सा सुराख जिसका साइज मॉलिक्यूल के साइज के बराबर है, जब भी एक के पीछे एक मॉलिक्यूल escape कर रहे हैं. क्लियर हो गई ये बात? ये डेफिनेशन बच्चों बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे सर इतनी सी बात को इतना जोर क्यों दे रहे हैं. तो उसकी वजह ये बच्चों, एनटीएस के पेपर में लास्ट ईयर या शायद लास्ट ईयर ये डेफिनेशन आई थी कि फ्यूजन में जो होल साइज होता है वो कितना होता है. राइट आंसर इज मॉलिक्यूलर डायमेंशन. सोचो, इतनी आसान एमसीक्यू आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है. पिछले साल आया या पिछले के पिछले साल आया, देख लेना. फ्यूजन में पूछा था कि मॉलिक्यूल जो एस्केप करते हैं, जो मॉलिक्यूलर साइज जो होल होता है वो कितने साइज का होता है. तो उस पे राइट आंसर था मॉलिक्यूलर डायमेंशन. अगर ये मॉलिक्यूलर डायमेंशन को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ हो, जहन में ना हो, तो आप एमसीक्यू गलत करके आ जाएंगे. समझ में आ गया मॉलिक्यूलर डायमेंशन क्या चीज है? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? तो क्या रिपीट कर दूं? क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर डायमेंशन का मतलब है इतना छोटा सा सुराख जिस मॉलिक्यूल के साइज का सुराख, द होल साइज करस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूलर साइज. यूं कह लो, इतना छोटा सुराख जो कि मॉलिक्यूल के साइज का सुराख हो, जिसके पीछे एक मॉलिक्यूल एस्केप करें, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डायमेंशन. तो पूछा था एमसीक्यू में कि फ्यूजन में मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं तो जो साइज ऑफ होल होता है वो कितना होता है. तो राइट आंसर था मॉलिक्यूलर डायमेंशन. इस फ्यूजन में मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, होल होता है, वो कितना होता है? मॉलिक्यूलर डायमेंशन. दिस इज द राइट आंसर. शारमीन, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा भाई सुनो, बात मुकम्मल नहीं की मैंने, मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्या पता फिर से एमसीक्यू में कुछ आ जाए. बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, ठीक है, सब यूज करते हैं, किया होगा कभी ना कभी तो किया होगा. बॉडी स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे करते हैं ना, ये डिफ्यूजन है, ये फ्यूजन है? शाबाश बच्चों, जो बॉडी स्प्रे करते हैं, ठीक है,
परफ्यूम यूज करते हैं, दिस इज डिफ्यूजन, दिस इज नॉट इफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन। क्यों? जब आप खुद बताओ, जब इस बॉडी स्प्रे करते हो कितने सारे मॉलिक्यूल एक साथ निकलते हैं, और दिस इज अ फास्ट प्रोसेस, और होल साइज इतना छोटा नहीं होता। अगर होल साइज छोटा होता तो एक एक करके निकलते मॉलिक्यूल ना, इसमें इतने तो पता नहीं कितने सैकड़ों मॉलिक्यूल एक साथ एस्केप करते हैं। तो जो बॉडी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं, उसमें जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। क्लियर? डन? वन मोर एग्जाम्पल, यानी यूं कह सकते हो डिफ्यूजन फास्ट होती है, डिफ्यूजन फास्ट होती है, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है। हो रहा है दोनों ग्रेडियंट से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट पे ही हो रहा है, लेकिन एक फास्ट प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस। एक में सडन मिक्सिंग हो जा रही है गैसेस की, एक में स्लो मिक्सिंग हो रही है, और एस्केप कर रहे हैं फ्रॉम स्मॉल होल, ये है इफ्यूजन। स्मॉल होल से कर रहे हैं तो इफ्यूजन है। और स्मॉल होल भी मैंने कितना बता दिया, मॉलिक्यूलर डायमेंशन, मॉलिक्यूलर साइज का, मॉलिक्यूलर डायमेंशन, मॉलिक्यूलर साइज का होल होता है, इतना बारीक सा होल होता है फ्यूजन में। इफ्यूजन क्लियर हो गई? वन मोर एग्जांपल देखिए, आज की क्लास में यहां रोकूंगा। बैलून ले लें स्टूडेंट, बैलून ले लें, बैलून को इन्फ्लेट करें, फुलाएं। सब नहीं बैलून फुलाया होगा जिंदगी में कभी ना कभी, फुलाएं, इन्फ्लेट करें, उसको ऊपर से टाइट कर दें, बहुत जबरदस्त किस्म से उसको ऊपर से नॉट कर दें, टाई कर दें, और उसको कमरे में रख दें, उसको कमरे में रख दें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, क्या होगा? 1 हफ्ते बाद क्या होगा? वो बैलून जो है श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ये बात तो पक्की है ना? हवा निकल जाएगी उसमें से, श्रिंक कर जाएगा वो। अब बताओ ये डिफ्यूजन हुआ या इफ्यूजन हुआ? शाबाश, बात समझ में आ गई? ये क्या हुआ? इफ्यूजन हुआ। ये क्या हुआ? इफ्यूजन हुआ। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं, स्लो एस्केप कर रहे हैं, दिस इज इफ्यूजन। क्लियर? अच्छा भाई सुनो, मुझे यह भी बता दो कि जो हवा, जो गैस एस्केप कर रही है बैलून में से, वो कहां से एस्केप कर रही है? जहां से नॉट लगाया तो वहां से एस्केप कर रही है, या कहीं और से भी एस्केप कर रही है? नॉट से नहीं कर रही क्या? चलो भाई टाइम हो गया बच्चों, इसलिए मैं बात को क्लोज कर दूं। नॉट से तो कर ही रही है, बाकी सुनो, नॉट से तो करेगी, लाजमी आप कितना ही टाइट कर लें नॉट से तो करेगी, वहां से तो निकलेगी, लेकिन साथ में बैलून के वॉल से भी निकल रही है। वॉल में बारीक बारीक मॉलिक्यूलर साइज के होल होते हैं, तो वॉल बैलून की सरफेस से भी स्केप हो रहा है प्रोसेस, गैस स्केप कर रही है। आई बात समझ में? क्लियर है जी? माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, यूं समझ, ये वही वाली बात है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। क्लियर है बच्चों आज के लिए? तो बच्चों अगली क्लास में फिर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे। मैं